डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। क्वेश्चन नंबर 121 चौधरी महबूब अली कैसर। क्वेश्चन नंबर प्लीज, क्वेश्चन नंबर 121। शक्ति नहीं, प्लीज नीचे डाल दूंगा, नीचे। क्वेश्चन नंबर 121 सर। उत्तर सभापति पर रखे सर। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद आपका कि आपने मौका दिया। वैसे तो माननीय मंत्री जी का जवाब जो है काफ़ी विस्तारित और कॉम्प्रिहेंसिव है सर, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने खगड़िया संसदीय क्षेत्र के 2 विधानसभा हसनपुर और अलौली की तरफ ले जाना चाहता हूँ, जहाँ गन्ने का खेती बहुत ही विस्तार तौर पर होता है, व्यापक रूप से होता है। हसनपुर में एक चीनी मिल भी है। इसके अलावा सर परबत्ता में केला का खेती जो है वो बड़े पैमाने पर होता है, और मक्का तो हमारे सिमरी, बख्तियारपुर, बिलदौर, खगड़िया, अलौली, परबत्ता, हसनपुर सब जगह होता है सर। तो मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानकारी लेनी है कि इन तीनों फसलों के विस्तार के लिए, इनके स्किल डेवलपमेंट के लिए, इनके कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए सर माननीय मंत्री जी, वैसे तो उन्होंने जवाब में आत्मा और केवीके का जिक्र किया है, लेकिन इसके अलावा भी और कोई स्कीम सरकार का है कि नहीं, ताकि किसानों को इसका भरपूर फायदा मिल सके। माननीय अध्यक्ष, देश में किसानों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए लगातार हमारे सरकार का प्रयास है। हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में किसानों का कौशल वृद्धि करने के लिए अलग अलग कार्यक्रम हम जारी किए हैं सर। इसी में केवीके के तहत राज्यों का कृषि यूनिवर्सिटी के तहत, आत्मा योजना के तहत और कौशल विकास विभाग के तहत हम किसानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी तक 3 साल में सदस्य ने प्रश्न पूछा है, 3 साल में क्या हुआ है। 3 साल में हम 4 करोड़ 48 लाख किसानों को अलग अलग विभाग में हम ट्रेनिंग दे चुके हैं सर। एंड हमारा नियम हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, ट्रेनिंग सेंटर है, ICAR है, ऐसे सारे विभाग में हम ट्रेनिंग दे रही है। एंड अभी स्किल डेवलपमेंट कौशल विकास विभाग से 200 घंटा का ट्रेनिंग किसानों को हम दे रहे हैं। एंड कौशल विकास विभाग से 7 दिन का एक ट्रेनिंग है, वो भी चालू है। इसी में फील्ड विजिट है, इसी में मशरूम कैसे उगाना, इसी में मधुमक्खी कैसे करना, फिशिंग एंड बागवानी क्षेत्र का ट्रेनिंग भी इसी में दे रही है। अभी देश में भारत विकास संकल्प यात्रा का एक यात्रा चल रही है सर। इसी में ड्रोन का प्रदर्शन हो रही है। हर ग्राम पंचायत में बहुत आकर्षक केंद्र है वो ड्रोन का प्रदर्शन। हमारे प्रधानमंत्री जी ने
अगस्त 15 को लाल किले से बोले थे हम महिला को ड्रोन का ट्रेनिंग देंगे। एंड अभी हम नमो ड्रोन दीदी नाम से ये ट्रेनिंग देने का काम अभी शुरू किया है सर। इसी में 15,000 महिलाओं को ट्रेनिंग देंगे एंड उसके साथ एक असिस्टेंट भी रहेगी। लाइक 30,000 महिला को हम ड्रोन का ट्रेनिंग देंगे। इसको महिला इस्तेमाल करने वाले हैं सर। ऐसे सभी जगह में सभी किसानों का आय कैसे बढ़ाए, उसका उत्पादकों को मार्केट तक हम कैसे लेके जाए, ये सब ट्रेनिंग दे रहे सर। माननीय सदस्य जी ने पूछा उसका खजारिया क्षेत्र में मैज, शुगर केन, गन्ने और इसका खेती हो रही है। उसका क्षेत्र में भी हम कौशल विभाग मंत्रालय से कृषि संपदा योजना के तहत हम ट्रेनिंग दे चुकी है। इसी में पूरा बिहार में 6,49,228 किसानों का ट्रेनिंग हो चुकी है। इसी में सर्टिफाइड है 5,10,723 किसानों को हम सर्टिफाइड किया है। खजारिया अकेला एक क्षेत्र में 14,439 किसानों को ट्रेनिंग दे चुकी है एंड 11,921 किसानों को हम सर्टिफिकेशन दिया है सर। केवीके के तहत भी खजारिया क्षेत्र में 4,927 किसानों का हम ट्रेनिंग दे चुकी है। आत्मा के तहत 2,811 लोगों के लिए हम ट्रेनिंग दे चुके हैं। इसके कारण हर साल मैज और गन्ने का उत्पादन एंड उत्पादकता बढ़ रही है सर। मुझे लग रही है तो उसका क्षेत्र में प्रोडक्शन मैज का 2020-21 में 26.69 लाख टन प्रोडक्शन था। अभी वो बढ़कर 2022-2023 में 43.80 लाख टन हो गई सर। मैज का यील्ड भी बढ़ गई है। पहले वो 2009-75 केजी पर हेक्टेयर था, अभी वो बढ़कर 5,054 केजी पर हेक्टेयर हो गए सर। शुगर केन का एरिया भी बढ़ा है एंड इसका यील्ड भी बढ़ा है। पहले वो 54,766 केजी पर हेक्टेयर था, अभी बढ़कर 60,627 केजी गन्ने का पर हेक्टेयर हो गए सर। इसीलिए उत्पादकता एंड उत्पादन लगातार बढ़ रही है। खजारिया क्षेत्र में भी बढ़ रही है। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। माननीय मंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो फिगर्स उन्होंने बताया वो बिल्कुल सही है। लेकिन सर मेज़ के बारे में, मक्का जो है वो एशिया का हब है खगड़िया, और आसपास के ज़िले भी जैसे नौगछिया हो गया, सहरसा हो गया, बेगूसराय हो गया, इन तमाम एरियाज़ में वो हब है और सबसे क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन पर हेक्टेयर वहीं से खगड़िया से आता है। ख़ास करके उसके बारे में और केला के प्रोडक्शन के बारे में और सर गन्ना के बारे में तो मंत्री जी ने बताया। तो मेन हम लोग का सर थ्रस्ट है मक्का के बारे में। उससे आधारित वहाँ पर एक फूड प्रोसेसिंग मेगा फूड पार्क भी लगा था, लेकिन किसी कारण से वो अभी चालू नहीं हो पाया। 2-3 उसमें सिर्फ फैक्ट्री है। तो उसके दिशा में क्योंकि रोज़ आधुनिक नए टेक्नोलॉजीज़ आते हैं, तो ख़ास करके मक्का और केला और गन्ना के सिलसिले में माननीय मंत्री जी का कोई स्कीम है डेवलपमेंट का कि इन तीनों चीज़ को बढ़ावा दे सकें ताकि वहाँ के किसानों को भरपूर फ़ायदा मिल सके। माननीय अध्यक्ष जी, अभी मई से इथेनॉल लेने का उसको भी हम बढ़ावा दिया है। ऐसे ही मिशन कौशल विकास विभाग से फूड प्रोसेसिंग का ट्रेनिंग भी हम दे रही है। ऐसे ही फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से हम ट्रेनिंग दे रहे हैं सर। फूड प्रोसेसिंग कैसे करें, उसको विश्व का मार्केट तक कैसे लेके जाए, ऐसा ट्रेनिंग दे रही है हम। एंड कृषि का मेले, किसानों का मेले
ऐसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का मेले हम लगातार लगा रहे। उसके क्षेत्र में बिहार में भी हम लगाए हैं एंड पर्टिकुलरली खजारिया क्षेत्र को भी हम आगे उसको देखेंगे सर। श्री प्रताप राव जाधव, श्री मनीष तिवारी, श्रीमती कनीमोजी। Thank you, sir. In the reply, they have mentioned about training farmers to use drones, but in most of the rural areas, drones are not available. And what has the government done for drone production and making sure that drones are available for farmers to be using them? Thank you. Sir, this is on the ongoing process. हम ड्रोन को अभी केवीके में रखे हैं सर। अलग अलग प्राइवेट कंपनी को भी ड्रोन उत्पादक के लिए हम मदद दे रहे हैं। केवीके में अभी ट्रेनिंग हो रही है, किसानों को ट्रेनिंग देना, उसका प्रदर्शन करना वो चालू रखे है सर। मैं पहले क्वेश्चन में बताया है सर, अब प्रधानमंत्री का वो इच्छा अनुसार 15,000 ड्रोन दीदी को हम ट्रेनिंग देंगे एंड उसका ड्रोन का उत्पादन करने के लिए भी हम प्राइवेट कंपनी को बोल चुके हैं सर, और उसका अभी काम हो रही है। क्वेश्चन नंबर 122 श्री कृपाल बालाजी तुमाने। क्वेश्चन नंबर 122। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब के नेतृत्व में इस देश में चालू की गई और 2016 में चालू होने के बाद गांव-गांव के लोगों को जो झुग्गियों में रहते थे उनको इसका बड़ा सहारा हुआ और उन्होंने अपने पक्के मकान आज बनवाए हैं। इसमें लेकिन एक जो बातें होती शहरी और ग्रामीण के मामले में हमारे यहाँ पे थोड़ा सा भेदभाव दिखाई देता है। शहरी वालों के लिए हमारी सरकार की ओर से 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं और ग्रामीण वालों के लिए 1.4 लाख दिए जाते हैं। इससे कि जैसा हम देखते हैं ग्रामीण में सुविधाएं नहीं होती है, दूसरे गांव से तीसरे गांव से या शहर में जाके हमें वो सामान खरीदना पड़ता है, लेकिन शहर में सारी उपलब्धता उसी जगह होने के बावजूद भी वहाँ पर ज़्यादा पैसा दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या ग्रामीण का जो निधि देते हैं वो फंड शहरी के बराबर करने का हमारा कोई मानस है क्या, या हम जल्दी करने जा रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न सीधे आवास प्लस से जुड़ा हुआ है कि हम आवास आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं। शहरी आवास योजना और ग्रामीण आवास दोनों में अंतर है, फिर भी मैं आवास 2016 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उन बेघरों को जिनके छत नहीं थी उनको आवास देने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें आवास प्लस से संबंधित है तो मैं वो जरूर आपके सामने रखना चाहूँगी। इस 91 लाख अंतराल को पूरा करने के लिए सरकार ने राज्यों को निर्देशित किया कि इसको पूरा किया जाए। समापन सीमा को 4 बार बढ़ाया गया। 2002, 2018, 2000 सितंबर को 18, 2000 नवंबर तक को बढ़ाया गया, जिसमें आवास प्लस की सूची आई उसको 3 करोड़ के 90 लाख के लगभग उसमें हमें भरना था पंजीकरण परिवारों को, जिसमें आवंटित लाख शेष बचे थे। 91 लाख मकान उनको आवंटित करना था। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा राज्यों से अनुरोध है, जिन राज्यों ने आवास को नहीं बनाया है, ऐसे 2 राज्य हैं जिनमें मैं तेलंगाना और उसमें तत्कालीन
छत्तीसगढ़ की सरकार ने आवास नहीं बनाए। महोदय, जब तक ये आवास पूरे नहीं हो जाते तब तक हम आवास प्लस की सूची को सर्वे करके उसको ऐड किया। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। सर, मैंने ये पूछा था कि शहरी को 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं और ग्रामीण को 1,40,000 रुपए दिए जाते हैं, तो ग्रामीण का जो हमारा डिफरेंस है वो बढ़ाया जाएगा क्या? वो ग्रामीण को ज़्यादा शहरी के बराबर में पैसे दिए जाएंगे क्या? लेकिन मैं जवाब दे देता हूँ। महोदय, आप देखेंगे, एक तो सवाल दीदी ने सही कहा कि आवास प्लस से इन्होंने पूछा था, लेकिन इसके कीमत बढ़ाने का, यूनिट कॉस्ट बढ़ाने का इन्होंने सवाल किया है। आप देखें कि इंदिरा आवास के रूप में चल रहा था जब 2014 में मोदी जी की सत्ता आई, और 2000 उस समय 70,000 रुपया इसका यूनिट कॉस्ट था। अभी 1.5 लाख रुपया हमने किया है। अब ये 2,95,00,000 है, इसे पूरा हमारा करना लक्ष्य है। और शहरी में जो उन्होंने रखा है शहरी विकास मंत्रालय ने, वो शहर के दृष्टि से रखा है। वहाँ जमीन, ये तरह तरह की चीज़ें हैं, मैं उससे कंपेयर नहीं कर सकता। मैं इंदिरा आवास 70 से सीधे 2 गुना 1.5 लाख पर ले गया हूँ। इसके लिए भी तो लोग सराहने का काम करें, आगे जब होगा तो देखा जाएगा। श्री राम शिरोमणि वर्मा ने दूसरा पूछने दिया मैंने। सर, वही पूछा था, उसी का जवाब दिए सर। पहले का ही। राम शिरो। माननीय अध्यक्ष जी, क्या राम शिरोमणि जी आप पूछो जी? क्वेश्चन। माननीय अध्यक्ष जी, क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत मेरे संसदीय क्षेत्र में अभी ऐसे पात्र व्यक्ति हैं जिनको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास नहीं मिला है? उदाहरण के तौर पर मेरे संसदीय क्षेत्र के ग्राम सभा बिदुहनी में आज भी पात्र व्यक्ति को आवास नहीं मिला है। ऐसे पात्र व्यक्तियों का आवास कब तक उपलब्ध कराया जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जिलेवार राज्य सरकार करती है। यद्यपि मैं आपके सामने एक फिगर जरूर रखना चाहूँगी, क्योंकि हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति ने उन गरीबों को घर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिनके घर नहीं होता उसकी तकलीफें क्या होती हैं, शायद मैं आज जवाब दे रही हूँ। मैं ऐसे परिवार की बेटी हूँ जिनके पक्की छत नहीं, ऐसे परिवार की बेटी को घर देने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अवसर दिया है, आज मैं उत्तर प्रदेश के लिए बधाई देना चाहती हूँ। सर्वाधिक आवास यदि कहीं बने हैं तो उत्तर प्रदेश में बने। 10 साल बनाम यूपीए की गवर्नमेंट का यदि मैं तुलना करूँ, 2005 से 13-14 तक लगभग 24,48,00,000 इंदिरा आवास योजना के तहत बनाए गए थे, वो भी 20/20 में। हमारी सरकार ने 20/25 कर दिया है जमीन के लिए। महोदय, मैं आज बताना चाहूँगी, माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था मेरी सरकार गांव गरीब के लिए समर्पित है। 2014 के बाद से उत्तर प्रदेश में लगभग 43 लाख आवास बनाए गए, जिसमें लगभग 9,19,000 इंदिरा आवास भी हमने पूरा किए हैं। तो उत्तर प्रदेश में बहुत तेज गति से आवास बन रहे हैं। जिले के लिए पूछा है माननीय सदस्य ने, गांव के लेवल पर मैं उनको जरूर जवाब दूंगी। श्री महेश साहू। Honorable Speaker, sir, just I want to know from the Honorable Minister through you, sir, what was the original target as per the survey reports from the different collection from different states of Orissa, different states, but what was the target? What was the target and what was the letter recommended by our Honorable Chief Minister Naveen Patnaik? What was the target when there was the ratio of 40-60? What is the problem of to provide and allot the PMI in favor of the state which was recommended by the state of Orissa? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसका उत्तर पहले दे चुकी हूँ। आवास प्लस जो सर्वे हुआ है
उड़ीसा के लिए खास तौर पर के 2 बार हमारी साइट खोली गई जहां समुद्री तूफान के कारण प्रभावित हुए थे। मैं सदन के माध्यम से राज्यों से एक अनुरोध जरूर करना चाहूँगी। कई राज्यों में प्रधानमंत्री आवास के बजाय कहीं बंगलो आवास, कहीं किसी के नाम से जारी किया गया। ये प्रधानमंत्री आवास से परहेज नहीं होना चाहिए। जुगल किशोर शर्मा जी, जुगल किशोर जी। धन्यवाद महोदय। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से ऐसा पहली बार इतिहास में हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री जी ने देश के हर एक नागरिक को रहने के लिए अपना घर हो, अपनी छत हो, तेजी के साथ जो है वो काम किया है और इसमें कामयाबी भी प्राप्त हुई है। महोदय, मैं मंत्री महोदय जी से पूछना चाहता हूं कि आपने PMAY प्लस के माध्यम से 1-2 बार राज्यों को छूट दी है, लेकिन उसके बावजूद भी राज्यों की कमजोरी की वजह से आज भी कुछ ऐसे देश के नागरिक हैं जो कि इस PMAY प्लस के माध्यम से भी उनको घर नहीं मिल पाया है, वो लिस्ट से छूट गए हैं। मैं इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी योजना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस की साइट को खोलकर अगले चरण के अंतर्गत कार्य शुरू करने की कोई योजना है, ताकि जो रहे हुए नागरिक जिनको आज भी घर नहीं मिला है उनको घर मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जम्मू कश्मीर के सांसद हैं। मुझे लग रहा है 37 हटने के बाद सर्वाधिक प्रधानमंत्री आवास उस क्षेत्र में बने हुए नहीं, पहले ये आवास भी नहीं बन रहे थे। अभी जो हमारा 295 लाख का लक्ष्य है अभी वो पूरा नहीं हुआ। जिस दिन पूरा होगा आगे सोचा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 श्री प्रताप राव पाटिल। सर, प्रश्न क्रमांक 123 उत्तर समाप्त पर रखा हुआ है। देखिए माननीय सदस्य। सर, प्रश्न का जो उत्तर दिया है बहुत संतोषजनक है, फिर भी मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में PACS की भूमिका क्या है और PACS के व्यवसाय और आय का विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन और सांसद जी को बताना चाहता हूं कि जब से भारत सरकार में सहकारिता मंत्रालय का गठन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 6 जुलाई 2021 को किया है, तब से लगातार देश के पहले सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में सहकारिता को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम हो रहे हैं, जिसमें 54 से ज़्यादा पहल की गई हैं और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात सहकारिता के द्वारा हम कैसे भूमिका अदा कर सकते हैं, इसके विषय में माननीय सदस्य ने पूछा है। तब मैं बताना चाहता हूं कि जो पैक्स हमारे 98,000 पूरे देश के अंदर है और उसमें किसान करीब 13 करोड़ के आसपास जुड़े हैं। उन 13 करोड़ किसानों के लिए जिस तरह से पैक्स के कंप्यूटरीकरण को लेकर के 2,516 करोड़ की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री ने की है और उसमें कॉमन सॉफ्टवेयर से जोड़ने का काम किया है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, पैक्स और नाबार्ड कॉमन सॉफ्टवेयर से जोड़ करके जिससे उसमें पारदर्शिता और समय की बचत और कहीं ना कहीं लागत की कमी भी होने वाली है। और साथ ही साथ मॉडल बायलॉज जो लागू करने की बात है वो इन पैक्स में किया है। 63,000 कंप्यूटरीकरण जिन पैक्स का हुआ है उनमें हमने मॉडल बायलॉज लागू करने का काम किया है। उस मॉडल बायलॉज लागू करने में 31 स्टेट हमारे इस प्रकार के हैं, यूटी स्टेट जिन्होंने अपना लिया है। तब मैं कह सकता हूं कि उनके मॉडल बायलॉज लागू होने के कारण से उनमें खास तौर से पैक्स को डेयरी में, मत्स्यिकी में, गोदामों की स्थापना, खाद्यान्न, उर्वरक, बीज, LPG, CNG, पेट्रोल, डीजल और आदि इस तरह की CSC जैसी 25 से अधिक सुविधाएं हम देकर के उन पैक्स के लिए मजबूत बनाना चाहते हैं। और साथ ही साथ जितने पैक्स अब प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के साथ साथ नल से जल की योजना में भी हम उसकी भूमिका अदा करेंगे। साथ ही साथ रिटेल पेट्रोल डीजल इसके लिए CC2 श्रेणी में ला करके उनको वरीयता देने का काम किया है। इस तरह से अगर मैं कहूँ
तो जिस तरह से पैक्स का हमने सुदृढ़ीकरण किया है, 25 प्रकार के काम करने की सुविधा उनको देने का काम किया है, और पैक्स स्तर पर गतिविधियों के संचालन से न केवल पैक्स सुदृढ़ हो पाएंगे बल्कि वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान में सक्षम भी होंगे। और जिस तरह से हमारे 54 पहल की हैं, सभी में गिनाऊंगा तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा देर लगेगी, लेकिन मैं कह सकता हूं कि आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में सहकारिता के हर क्षेत्र में, और खास तौर से $5 ट्रिलियन की जो बात की है अर्थव्यवस्था की, माननीय प्रधानमंत्री ने, सहकारिता उसमें प्रमुख भूमिका अदा करने वाली है। साथ ही साथ स्वरोजगार के अवसर पैदा करने से लेकर के आज सहकारिता के क्षेत्र में बड़े बड़े ब्रांड, हमारे इफ्को को ले लीजिए, क्रमको को ले लीजिए, अमूल को ले लीजिए, जहाँ बड़े बड़े ब्रांड हैं, वहीं पर एक छोटा सा एक पापड़ का काम करने के लिए एक किसी महिला ने कुछ महिलाओं को साथ में लेकर के काम शुरू किया। आज वो पापड़ लिज्जत पापड़ के नाम से प्रसिद्ध है। माने कि हम छोटे से लेकर बड़ा कोई भी काम कर सकते हैं, और आज 2000 के आसपास का उसका भी हमारा प्रोडक्ट है। तब मैं कह सकता हूं कि इफ्को जैसा, जिसमें लगभग 36,000 मेंबर हैं और 72,000 करोड़ का टर्नओवर है, उसी प्रकार से हमारा अमूल है। अमूल भी लगातार 36 लाख महिलाओं के साथ में जो दूध का उत्पादन करती हैं, हमने उनको लगभग 60,000 से ऊपर करोड़ का उनको जो है लाभांश देकर के वितरित करने का काम किया है। माननीय सदस्य को मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में सहकारिता की विशेष भूमिका होगी, और हम इसको निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। ऑनरेबल मेंबर। धन्यवाद मंत्री जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, PACS को मजबूत करने के लिए नए युग की प्रौद्योगिकियों का अधिक से अधिक लाभ उठाने के विचार कर रही है क्या? यदि हाँ, तो इस प्रक्रिया में स्टार्टअप्स की भूमिका क्या है, इसका विवरण बताएं। मैंने अभी आपसे कहा माननीय सांसद जी को कि जिस तरह से नई प्रौद्योगिकी के लिए हमने कंप्यूटरीकरण करने का काम किया है, हमने कॉमन सॉफ्टवेयर से जोड़ करके इसको, और खासतौर से मॉडल नॉलेज उसमें आ जाता है, और उसके द्वारा जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, और इसे भारत सरकार की जो मौजूदा योजनाएं हैं, NPDD, DIF, DIDF, PMMSY, FIDF, आज जैसे पैक्स स्तर पर केंद्रीकृत करके विभिन्न अवसंरचनाओं के आधुनिकीकरण का भी प्रावधान हमने किया है, जिनके तहत आधुनिक तकनीकी का उपयोग करते हुए नई कूलिंग चेंबर, हेचरी इत्यादि स्थापित कर सकेंगे। ये सभी पहल पैक्स को व्यवसाय के नए अवसर प्रदान भी करेंगे और स्वयं ही स्टार्टअप के रूप में काम करने में सक्षम होंगे। श्रीमती क्वीन ओझा। धन्यवाद महोदय। सबसे पहले मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने किसानों के उत्पादन बढ़ाना और उत्पादित सामग्रियों का मुक्त बाजार देने की व्यवस्था की, जिसके कारण किसान आर्थिक रूप से समृद्ध हुए व उनके आत्मसम्मान मिले। मैं मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे विस्तृत जवाब दिया है, लेकिन मुझे पूछना है कि PACS द्वारा असम के इंटीरियर गांवों तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के लिए क्या उपाय किया है? माननीय सांसद महोदय को मैं बताना चाहता हूं, आसाम क्षेत्र का मैं पूरा विवरण आपको अभी भी बता दूंगा, और साथ ही साथ जिस तरह से हमने पूरे देश के लिए कंप्यूटरीकरण करने से लेकर के मॉडल वॉलेट की बात हमने की है, और साथ ही साथ मैं कहूँगा इससे पैक्स के लिए दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की सुविधाएं सुगमता से उपलब्ध कराने के साथ साथ आपके आसाम राज्य में 583 क्रियाशील पैक्स का हमने कंप्यूटरीकरण किया है, और जिसमें 374 पैक्स में ERP ट्रायल रन भी हो चुका है। और जहाँ तक आसाम के लिए हमने क्या क्या जो है विशेष रूप से किया है, तो पैक्स के लिए हमने मॉडल उपनियम में 1884 पैक्स जिसके मॉडल वायलॉज अपना लिए गए हैं, 787 पैक्स का कंप्यूटरीकरण किया है हमने 583 का, जिसमें 314 का ट्रायल रन जारी हो चुका है, और जिसमें हमने नई पैक्स डेयरी और मत्स्य की जो बनाने का काम किया है। इसमें हमारी अनाच्छादित पंचायतें 620 थी, इसमें नई गठित पैक्स मत्स्य हमने 93 हमने करने का काम किया है। पैक्स द्वारा रिटेल पेट्रोल डीजल में 57 पैक्स द्वारा आवेदन हमारे पास में आसाम से आए हैं। उसी तरह से
सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना जो हमारी चल रही है, इसमें पायलट प्रोजेक्ट हेतु कुल 155 पैक्स चिन्हित किए गए हैं, जिसमें कामरूप जिले के पूर्व बांगेश्वर MS लिमिटेड पैक्स ने इस पर हमारे लिए आवेदन किया है। उसका काम प्रगति पर चल रहा है। LPG वितरक के लिए हमने विज्ञापन आसाम में जारी किया है। जन औषधि केंद्र के लिए मैं बात कहूं तो आवेदन हमको 193 हमको पैक्स में मिले हैं, जिसका अनुमोदन 111 में मिल गया है और ड्रग लाइसेंस भी 4 में मिले हैं। PM किसान समृद्धि केंद्र, इसमें भी 1884 हमारे पैक्स वहाँ पर कुल मिला के हैं, लेकिन अभी इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। आगे हम प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ पैक्स द्वारा कॉमन जो सेवा केंद्र हैं उसमें 517 हमको वहाँ पर CSC में काम चालू हो गया है और ट्रांजैक्शन की राशि भी 22 लाख रुपए उस CSC केंद्र से आई है। और इसी प्रकार से अन्य भी आसाम में हमारी गतिविधियां जारी हैं और हम निश्चित रूप से जो मांगेंगे हम और भी विस्तार से आपको दे सकेंगे। श्री बेनी बैनन, मंत्री जी शॉर्ट में जवाब दो आप। Thank you, Speaker, sir. Sir, thank you, Speaker, sir. Sir, primary cooperative society, often referred to the backyard bank, has historically served as the economic backbone of the poor people in society. But recent years have been challenging for this society, especially in Kerala, where instances of financial fraud involving prominent political figures extremely geo-paradise depositors, leading to desperate action like suicide attempts. Earlier, if primary cooperative society faced such crisis, the district cooperative bank had the provision to provide an overdraft. However, the district cooperative banks have ceased to operate in Kerala due to the amalgamation with the Kerala State Cooperative Bank. This has become impossible. Neither in Kerala Bank has the provision to give such overdraft. In light of this circumstance, whether the central government have give any direction to the Reserve Bank to implement any measures to strengthen the primary cooperative society and protect the depositors affected by this case. माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सांसद महोदय को बताना चाहता हूं, केरल में भी 1 महीने में 2 बार मेरे दौरे हुए हैं और खास तौर से मैंने कोऑपरेटिव क्षेत्र में भी वहां पर कई कार्यक्रम मैंने किए हैं। केरल में जिस तरह से इन सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद वहां पर जो प्रगति हुई है और जहां तक कंप्यूटराइजेशन की बात है पैक्स का, वहां केरल में भी हमने किया है। विस्तृत डाटा हम आपको दे पाएंगे। और मैं साथ ही साथ कहना चाहता हूं, बैंकिंग के क्षेत्र में जिस तरह से सहकारिता में कठिनाइयां आती थी, उनके लिए माननीय सहकारिता मंत्री जी ने पूरी तरह से दूर करने का काम किया है। बहुत सारे इस तरह के अवरोध थे, उनको हटाने का काम किया है और यहाँ तक कुछ टैक्स के इशू थे, उनको भी हमने या तो कम किया है या दूर किया है। निकासी की सीमा को भी हमने दोगुना करने का काम किया है। तब मैं कह सकता हूँ केरल का विस्तृत जितना डाटा आप चाहेंगे वो आप लिख कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 124 श्रीकांत एकनाथ शिंदे। क्वेश्चन नंबर 124। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी जी का यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि किसान सम्मान योजना के माध्यम से 6,000 रुपया देने की प्रावधान जो है उन्होंने किया और उसी के साथ में अभी महाराष्ट्र ने भी उसमें अपना योगदान जो है देने का काम वहाँ पर किया है। नमो शेतकरी महासम्मान योजना के माध्यम से और 6,000 रुपया जो है किसान को देने का काम यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार कर रही है, जिससे 12,000 रुपया प्रति वर्ष किसान को मिलेगा और इससे महाराष्ट्र में 1 करोड़ से अधिक किसान को लाभ इसका होगा। मैं इस सदन का ध्यान जो है क्लाइमेट चेंज की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा। क्लाइमेट चेंज आज हमारे किसानों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है और महाराष्ट्र में आए दिन बाढ़ या सूखे के कारण किसानों को परेशानी होती है, नुकसान होता है। हर साल हमें कई हज़ार करोड़ जो है किसानों को मुआवजा देना पड़ता है। गए 1 साल में महाराष्ट्र में 10,000 करोड़ से ज़्यादा मुआवजा जो है वो किसानों को देना पड़ा है। हर साल फसलों को हो रहे नुकसान के कारण आज हमें ज़रूरत है क्लाइमेट रिजाइलेंट एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने की, जिसमें एक उपयोगी तरीका है पॉली हाउस फार्मिंग का, जिससे शेड के माध्यम से अतिवृष्टि और ओलों से फसलों को बचाया जा सकता है।
लेकिन इसकी लागत या कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, छोटे किसान अफोर्ड नहीं कर सकते। भारत सरकार के हॉर्टिकल्चर बोर्ड द्वारा शेड नेट और पॉली हाउस के लिए सब्सिडी दी जाती है जो 50% है, लेकिन जो पॉली हाउस और शेड नेट की एवरेज कीमत है वो 45 लाख से 50 लाख तक होती है प्रति एकड़, जो छोटे और सीमांत किसान अफोर्ड नहीं कर सकते। सर, मेरा मंत्री जी से ये प्रश्न है कि छोटे और सीमांत किसानों को क्लाइमेट रिजिलेंट एग्रीकल्चर जैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और पॉली हाउस फार्मिंग करने के लिए एग्रीकल्चर क्रेडिट के माध्यम से प्रोत्साहन देने के लिए सरकार कोई योजना बना रही है, और वर्तमान में शेड कंस्ट्रक्शन के लिए दिए जाने वाली सब्सिडी को भी बढ़ाने का कोई विचार जो है सरकार कर रही है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने भी कहा है कि कृषि के अंदर लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, और जैसा कि विश्व में भारत अगर देखा जाए तो 11वें स्थान पर अर्थव्यवस्था में था, जो आज 5वें स्थान पर पहुंचा है। तो इसमें कृषि का भी बहुत बड़ा योगदान है, और भारत की कृषि का रहा है, और किसानों का भी योगदान रहा है। और इसमें हमारी सरकार ने ये लगातार प्रयास किए कि किसान को नई तकनीकी भी मिले, और किसान प्रेसिशन एग्रीकल्चर से भी खेती करे, और जो होने वाला नुकसान है, कई बार आपदा के समय में नुकसान होता है, तो उसके सुरक्षा कवच के तौर पर भी हम उनको केसीसी के माध्यम से भी उनका सपोर्ट करने का काम करते हैं। और आईसीआर के द्वारा ये भी प्रयास किया जाता है कि क्लाइमेट चेंज जो बात बढ़ रही है, तो उसके लिए क्लाइमेट रेजिलेंट वेराइटियाँ भी विशेषकर आईसीआर के द्वारा, हमारे साइंटिस्टों के द्वारा नई तैयार करके किसानों को वितरित भी की जा रही है, प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। अब जैसा कि इन्होंने कहा कि पॉली हाउस है, ग्रीन हाउस है, हॉर्टिकल्चर बोर्ड के द्वारा सब्सिडी की बात है, तो मुझे आपको ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि लगातार इसमें हमारे किसानों की भी रुचि बढ़ रही है, और किसान भी आकर्षित हो रहे हैं। और इसमें जैसा कि सब्सिडी है, तो जो 50% तक की सब्सिडी देने का प्रावधान है, और इसके साथ ही उनको कैसे ऋण सुविधा से उपलब्ध हो सके, इसके लिए हमारी 4-5 स्कीमें भी है, जिसमें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें चाहे छोटा किसान है चाहे बड़ा किसान है, वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से 2 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकता है, और उसमें 3% इंटरेस्ट की ब्याज की भी छूट का प्रावधान है। ऐसे ही हमारे नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के माध्यम से MIDH के तहत भी किया जा रहा है कि उसमें उनको सपोर्ट मिले, और इसके साथ ही RKVY योजना के साथ भी इसको जोड़ा गया है। तो राज्य सरकार इसमें अगर अलग से सपोर्ट करे, तो मुझे लगता है कि किसानों को इसके RKVY योजना के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन मेरा इतना जरूर कहना है कि इस और किसानों की जिस तरह से रुचि बढ़ी और इसकी संख्या किसानों की बढ़ रही है, तो कृषि का उत्पादन भी बढ़ रहा है, और जो किसानों के सामने समस्या है उसका समाधान भी निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो किसानों के ऊपर कर रही है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो 4 जातियां बताई, उसमें भी एक जाति है वो किसान जाति है, जिसके ऊपर प्रधानमंत्री जी का विशेष ध्यान है। ऑनरेबल मेंबर्स, मेरा अगला प्रश्न अलाइड सेक्टर से संबंधित है, जो कि फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग हो, फॉरेस्ट्री हो या फिशिंग हो। मुझे लगता है कि ये भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा कृषि में। और अलाइड सेक्टर जो है वो कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लागत उसमें लगती है। RBI के 2019 के रिपोर्ट के अनुसार अलाइड एक्टिविटीज़ को सिर्फ 10% जो है एग्रीकल्चर क्रेडिट यहाँ पर मिलता है, क्योंकि यहाँ पर हर किसान को जो है खुद की लैंड होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हमारे महाराष्ट्र में या बाकी भी राज्यों में लैंड बहुत कम होती है छोटे किसान के पास, तो उसके कारण जो है डेयरी उद्योग उसको चालू करना है, FPO करना है, तो उसको लोन जो है वहाँ पर मिलता नहीं है। FPO बनाने के बाद भी जो है वहाँ पर एग्रीकल्चर क्रेडिट से जो है किसान जो है वंचित रह जाते हैं। और ये FPO का ज़्यादा से ज़्यादा सैचुरेशन जो है नीचे के स्तर पर होने के लिए भी प्रयास जो है सरकार को करना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि इसके अंदर सिंगल विंडो क्लियरेंस और ज़्यादा एग्रीकल्चर क्रेडिट जिस किसान के पास खुद की खेती नहीं है, खुद की लैंड नहीं है, तो उसके लिए भी जो है सरकार को प्रावधान यहाँ पर करना चाहिए, और उसको जो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग स्टेटस देने पर जो है। आवाज आ रही है आपको? चालू है माइक चालू है मेरा? चालू है। मंत्री जी से मेरा प्रश्न है, उनको सुनाई नहीं दे रहा है सर। हाँ बोलिए। मंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि
अलाइड सेक्टर्स जो है, डेयरी फार्मिंग हुआ, फॉरेस्ट्री हुआ या फिशिंग हुआ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान जो है कृषि में रखते हैं। और ये अलाइड सेक्टर्स में फार्मिंग अगर करना है किसानों को तो बहुत ज़्यादा लागत जो है उसमें लगती है। आरबीआई के 2019 के रिपोर्ट के अनुसार अलाइड एक्टिविटीज़ को सिर्फ 10% जो है एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है यहाँ पर मिला है, क्योंकि हर किसान को अपनी लैंड होना बहुत यहाँ पर ज़रूरी है और जिसके पास कम लैंड है उसको लोन यहाँ पर मिलता नहीं है। तो मुझे जो है यहाँ पर सदस्य सरकार से प्रश्न ही पूछ रहा हूँ सर। अभी मैंने दोबारा रिपीट किया ना सर। नो रिपीट सुन लिया माननीय मंत्री। सुना ही नहीं देना ना। मेरा प्रश्न है सर, प्रश्न ये है कि जो छोटे किसान हैं उसको भी जो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग स्टेटस देने का कुछ प्रावधान सरकार कर रही है, जिससे जो है उसको एक सिंगल विंडो क्लियरेंस और ज्यादा से ज्यादा लोन जो है वहां पर मिल सकेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि एलाइड सेक्टर के अंदर किसानों को सहायता मिले, तो सबसे पहले तो इसके लिए किसानों को ऋण देने के लिए एक अभी 19 सितंबर 2023 को हमने एक पोर्टल जारी किया है जो किसान ऋण पोर्टल है। उस ऋण पोर्टल के ऊपर कोई भी किसान अगर जाकर वहाँ पर अगर अपना अप्लाई करता है या उसके सामने प्रॉब्लम है तो उसका समाधान किया जाता है, जिसमें उसके एटीएम के ऊपर ही उपलब्ध है, एक बार यूज़ कर हो सकता है, वैसे ही वो अगर पैसे को की कोई सीमा नहीं है, कितनी बार भी निकाल सकता है। और इसके साथ ही उसमें मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो कृषि केसीसी है, किसानों को ऋण मिलने की बात है, एलाइड सेक्टर में बात की है, तो मैं इसमें ये मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पहले ये किसानों को सिर्फ जो किसान खेती करता था उसी को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से केसीसी मिलती थी, लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि अभी हमारी सरकार ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे फिशरमैन हैं, जो फिशरीज की करते हैं, उनको भी केसीसी दी जा रही है और उसके साथ ही पशुपालक है उनको भी केसीसी के माध्यम से ऋण देने का प्रावधान किया गया है। जो पहले 1 लाख रुपए तक था किसानों को, उसको बढ़ाकर 1,60,000 रुपए तक बिना कोई मोर्गेज के कोलेट्रल के देने का प्रावधान किया है। और उसी में जो फिशरीज के और जो डेयरी के ऊपर जो किसान है उन किसानों को 2 लाख रुपए तक का प्रावधान किया गया है, जिसका लाभ किसान लगातार ले रहा है। और मुझे लगता है ये किसानों के लिए जो एलाइड सेक्टर के अंदर किसान को ऋण देने के लिए बहुत बड़ा कदम है माननीय प्रधानमंत्री जी का। सुजय विखे पाटिल, श्री गौरव गोगोई। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा सवाल इतना है कि यहाँ पे केसीसी लोन के खिलाफ बहुत आउटस्टैंडिंग भी है, और जैसे कि मेरे साथी ने कहा कि आज जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, विभिन्न प्रदेशों में सूखा आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, तो ऐसे मत्स्य पालक है, किसान हैं जिन्होंने केसीसी लोन तो लिया, लेकिन जलवायु परिवर्तन या बाढ़ आने या सूखा आने से उनका जो पूरा जो खेती है या उनका जो मत्स्य का जो वहाँ पे फिशरी है पूरा नष्ट हो जाता है, जिसके कारण वो केसीसी लोन का भरपाई नहीं कर पाते। क्या सरकार ऐसे किसानों के लिए, ऐसे मत्स्य पालकों के लिए जिन्होंने सूखा या बाढ़ के लिए अपना पूरा साल का खेती या व्यापार नष्ट होते हुए देखा, क्या उनके केसीसी आउटस्टैंडिंग को माफ करने के लिए सरकार कोई नीति लाएगी कि नहीं? अध्यक्ष महोदय जी, मैं सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि पहले किसान किसी सेठ साहूकार की ओर देखा करता था जब उसके किसान को कोई भी लोन लेना होता था। सबसे पहले अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने इस योजना को प्रारंभ किया और जिसके माध्यम से किसानों को ये केसीसी के माध्यम से ऋण मिलना प्रारंभ हुआ, और उसके बाद में कभी उसको आज उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद में आज जैसा कि किसानों का जब 2014 के अंदर जब सरकार आई, उस समय जो ये फंड था वो लगभग 7 लाख और 7 करोड़ और 30 लाख जो था, 7 लाख 30 लाख करोड़ रुपए, 7.30 लाख करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर लगभग 20 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो लगभग 3 गुना से अधिक माना जा रहा है। तो मुझे इसमें यह कहना है कि किसानों के सपोर्ट के अंदर हर समय तैयार रहिए। और रही बात ऐसी आपदा जब आती है या किसान के होता है तो उसके हमें SDRF फंड और NDRF फंड का भी प्रावधान किया गया है, और उसके बाद में फसल बीमा योजना के तहत भी उनको लाभ मिलता है। तो मुझे लगता है कि इसके कवर करने के लिए
निश्चित रूप से सरकार की ओर से कि किसान को उसका किसी प्रकार का नुकसान न हो, उसके लिए ये भारत सरकार की ओर से एनडीआरएफ फंड और एसडीआरएफ फंड से किसान को निश्चित रूप से सहायता भी उपलब्ध करवाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 125 श्री प्रभुभाई वसावा। माननीय अध्यक्ष श्री, मेरा क्वेश्चन नंबर 125। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष श्री, माननीय मंत्री जी ने विस्तार से उत्तर देने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और माननीय अध्यक्ष श्री, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि दृष्टिबाधित एसटी एससी समेत समस्त दिव्यांगजनों के सार्वजनिक जीवन को सुगम्य बनाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। दूसरा, दृष्टिबाधित समेत समस्त दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मविश्वास को सरकार कैसे बढ़ावा दे रही है। और क्या भारत सरकार राज्य सरकारों से मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि हर नेत्रहीन बालिका एवं महिलाओं को प्रत्यक्ष मुलाकात महिला पुलिस द्वारा की जाए, जिससे उनकी जातीय सुरक्षा एवं दुर्व्यवहार का अवलोकन हो सके। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय संसद सदस्य जी के द्वारा 2-3 प्रश्न एक साथ पूछे गए हैं। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए सरकार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक और जहां उनकी सुगम्यता के लिए वहीं उनके सशक्तिकरण के लिए लगातार इस दिशा में कदम आगे बढ़ा रही है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, इसके अंतर्गत जो दिव्यांगता की श्रेणियां 7 थीं, इनको बढ़ा करके 21 किया गया। शासकीय नौकरियों में जो आरक्षण 3% था, उसको बढ़ाकर 4% किया गया और उसमें भी 1% ब्लाइंड दिव्यांगजनों के लिए है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इसके साथ ही साथ सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों में जो दिव्यांगजनों के लिए 3% आरक्षण था, उसको बढ़ा करके 5% किया गया। और सुगम्य भारत अभियान, ताकि हमारे दृष्टिहीन हमारी बालिकाओं और महिलाओं सहित हमारे जितने भी दृष्टिबाधित और दिव्यांगजन हैं, इन दिव्यांगजनों को सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, उनमें 1671 भवनों की सुगम्यता लेखा परीक्षा पूरी की गई और केंद्र सरकार के 1100 भवनों सहित 1771 सरकारी भवनों को पूरी तरह से सुगम्य बनाने की पहल की गई। हम परिवहन प्रणाली की अगर बात करें तो 35 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को सुगम्य बनाया गया और 55 घरेलू हवाई अड्डों को सुगम्यता की विशेषताएं प्रदान की गई। 12 हवाई अड्डों पर एमओ लिफ्ट उपलब्ध कराई गई। 709 रेलवे स्टेशन पर उनको पूरी तरह से सुगम्य बनाया गया। पहले हम देखते हैं कि जब हमारा दिव्यांगजन स्टेशन जाता है तो वो स्मार्ट कैन लेकर जाता है। रेलवे स्टेशनों पर, ओवरब्रिज पर उनके लिए टाइल्स अलग से बीच में लगाए जाते हैं, ताकि उन टाइल्सों पर चलकर वो आसानी के साथ में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सके और उसको किसी तरह के बगैर किसी के सहारे के अपनी यात्रा को करने में किसी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। ट्रेनों में हम देखते हैं कि हमारे दिव्यांगजनों के लिए अलग से बोगियां लगाई गई हैं। आधी बोगी उनके लिए रहती है जो दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित रहती है। 42,348 बसों को आंशिक रूप से सुगम्य बनाया गया और 8,695 बसों को पूरी तरह से सुगम्य बनाया गया है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की अगर बात की जाए तो लगभग 750 केंद्र सरकार और राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों की वेबसाइटों को सुगम्य बनाया गया है। भारत सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए काफी सक्षमता के साथ में कदम आगे बढ़ा रही है। माने हमारे सांसद महोदय जी ने एक प्रश्न और उन्होंने पूछा, उसको बताने के पहले मैं बताना चाहता हूं कि दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए और इनको स्किल ट्रेनिंग के साथ में भी जोड़ा जा रहा है। हमारे इंदौर के सांसद हैं शंकर लालवानी जी, मैं इंदौर गया था। मैं इंदौर में महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ है, वहां पर 200 दृष्टिहीन बालिकाएं उस छात्रावास में रहती हैं और वहां से वो स्कूल जब जाती हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़ कर जाती हैं। उस छात्रावास में जब मैं गया, उनको शिक्षा के साथ साथ संगीत के साथ में भी उनको जोड़ा जा रहा है। और वो बेटियां जब उनका जो कार्यक्रम हुआ, मैं मन इतना भाव विभोर हो गया, इतने भाव विभोर होकर उन्होंने स्वागत गीत वहां पर गाया। उस महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ से बेटियां आज शिक्षित होकर
4 स्थानों पर ऑपरेटर का काम, टेलीफोन ऑपरेटर का काम वो करने लगी। रोजगार के अवसर वहां से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मैं अपने माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं, केंद्र सरकार के साथ साथ अनेक राज्य सरकारों ने भी इस तरह के प्रयास किए हैं कि हमारी दृष्टिहीन बालिकाओं को, उनको शिक्षा के साथ साथ, स्किल ट्रेनिंग के साथ साथ उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए अवसर उपलब्ध कराए जाएं। जहां तक हमारे माननीय सांसद महोदय जी ने कहा है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, तो उसमें हमारे दिव्यांग हमारे साथियों सहित हमारी मातृशक्ति और हमारी दृष्टिहीन हमारी बालिकाओं को और महिलाओं को भी संरक्षण करने के लिए सरकार के द्वारा जो मिशन शक्ति प्रारंभ की गई है, उस मिशन शक्ति में बहुत सारी उसमें योजनाएं प्रारंभ की गई, जिसमें वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी अदालतें, शक्ति सदन, कामकाजी महिलाओं के लिए सखी निवास और इसके साथ ही साथ उनको पालना शिशु गृह, यानी इस तरह से सरकार हमारे डिसेबल्ड, हमारे जो बेटियां हैं, दृष्टिविहीन बेटियां हैं, उनके कल्याण के लिए और महिलाओं के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ में कदम आगे बढ़ा रही है। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री हो गया। नो। श्रीमती परनीत कौर। माइक। धन्यवाद सर, आपने टाइम दिया। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी की नोटिस में लेके आना चाहती हूँ कि मेरे लोकसभा क्षेत्र पटियाले में एक सोसाइटी है, सोसाइटी फॉर हैंडीकैप्ड। उन्होंने 3 स्कूल शुरू किए बहुत देर से और एक में 150 नेत्रहीन स्टूडेंट हैं। ये इस सोसाइटी को 20 से 25% ग्रांट भी मिलता है सेंटर से। पर मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि स्किल डेवलपमेंट के लिए वहाँ कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर है जिसको जॉज बोलते हैं, उसके लिए कोई प्रबंध किया जाए, क्योंकि बहुत महंगा है और कंप्यूटर में वो अपलोड नहीं होता। उसके माध्यम के साथ जो ज़्यादा नेत्रहीन महिलाओं और बच्चियाँ हैं हमारी, वो कंप्यूटर सीखती हैं और उस सॉफ्टवेयर के साथ उनको ज़्यादा वो आसानी से सीखा जा सकता है। हमारे सूबे में, पंजाब में, खाली एक ही ऐसा गवर्नमेंट स्कूल है जो लुधियाने में है, जवाहरपुर में। उसका बहुत बुरी हालत है और उसमें कोई बेटियां और महिला नहीं जा सकती, क्योंकि हालत इतनी ख़राब है, रह नहीं सकती, तो वहाँ खाली पुरुष ही जाते हैं। सो आपके माध्यम से इनको स्किल ट्रेनिंग देने के लिए पंजाब में मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये सुविधा दें। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। माननीय सदस्य जी के द्वारा पंजाब में स्किल ट्रेनिंग की जो बात उठाई गई है, मैं माननीय सदस्य जी को अवगत कराना चाहता हूं कि केंद्र सरकार के द्वारा जो दृष्टिबाधित बालिकाओं के लिए देश के अलग अलग राज्यों में राज्यवार जो अनुदान दिया जा रहा है, उसमें पंजाब में लुधियाना में वोकेशनल रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग सेंटर है। उसके लिए 2020-21 में 28.82 लाख, 21-22 में 29.10 लाख और 22-23 में 30.27 लाख रुपए की राशि जारी की गई। इसके साथ ही साथ पंजाब का जहां तक प्रश्न है, पंजाब में एक ट्रेनिंग सेंटर भी, उसके लिए भी आरसीआई के माध्यम से सहायता दी जाती है। ट्रेनिंग सेंटर फॉर टीचर्स ऑफ द विजुअली हैंडीकैप्ड, बिरेल भवन, जमालपुर, लुधियाना, पंजाब। और हमारे जो पिछले 3 वर्षों के दौरान जो अलग अलग राज्यों में अनुदान जो दिया गया है, उसमें पंजाब में मैंने बताया कि तीनों वर्षों का बताया। और जिन एनजीओ के द्वारा डीडीआरएस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार से अनुदान मांगा जाता है, ये उन संगठनों के ऊपर निर्भर करता है कि उनको केंद्र सरकार की अनुदान योजना का लाभ लेना है या राज्य सरकार की। कुछ संगठनों को राज्य सरकार से अनुदान लेना उनके लिए हितकारी लगता है, तो वो राज्य सरकार से अनुदान लेते हैं। जिनको केंद्र सरकार से ज़्यादा लाभदायक लगता है, वो केंद्र सरकार के समक्ष रिक्वेस्ट करते हैं। तो हमारे पास जो जिन राज्यों से रिक्वेस्ट आती हैं, हम उनको परीक्षण करने के बाद अनुदान देते हैं। नंबर 126 सुनील कुमार मंडल। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी, कल पर उपलब्ध। माननीय सदस्य
Thank you, Speaker sir, for this opportunity. Due to lack of satisfactory answer of my question through you, I want to ask the respected minister that it is seen in various aspects that due to lack of judgment procedures, timely submission of charge sheet and inspection report, the number of prisoners is increasing day by day. Compare the present number of prisoners, the number of prisons is also less. Also, the number of judges are less, followed by their working days. This factor is also increasing the number of prisoners. So, is there any government plan or step in these regards? If not, the reasons thereof. माननीय मंत्री जी। भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की सूची 2 की प्रविष्टि 4 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जेल का प्रशासन प्रबंधन जेल और जेल में बंद व्यक्ति प्रदेश सरकार की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी में आते हैं, परंतु चूंकि ये आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़ा हुआ विषय है, जेलों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उस कारण एनडीए की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री जी ने गृह मंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने अनेक योजनाएं इस तरह की प्रारंभ की हैं, जिसके माध्यम से जेलों में जो विचाराधीन कैदी हैं उनकी संख्या को कम किया जा सके। उसके लिए हम लोगों ने एक सीआरपीसी के संविधान 436 का को जोड़ा है, जिसमें ऐसे विचाराधीन कैदी जो जिस आरोप में बंद हैं उसकी अधिकतम सजा की आधी सजा काट चुके हैं, उनको जमानत पर रिहा करने का प्रावधान है। दूसरा, प्ली बार्गेनिंग का जो ट्रायल शुरू होने से पहले सीआरपीसी की धारा 265 का से टा तक इसमें एक नया अध्याय 21 का जोड़ा गया है, जिसके माध्यम से ये व्यवस्था की गई है कि ट्रायल शुरू होने से पहले वादी और प्रतिवादी पक्ष अगर चाहें तो प्ली बार्गेनिंग के माध्यम से अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं। तीसरा, हमने 100 करोड़ रुपया राज्यों को ई सॉफ्टवेयर के लिए दिया है, जिनके माध्यम से जेलों में ई सॉफ्टवेयर की स्थापना की गई है और आईसीजेएस से भी हमने उसको जोड़ा है, जो एक ऐसा अंतर प्रचालनीय सिस्टम है जो हमारे इन्वेस्टिगेशन, एफआईआर दर्ज होने, प्रोसिक्यूशन, एविडेंस कलेक्शन, कोर्ट और जेल के बीच में एक संबंध स्थापित करता है। और ई प्रोसिक्यूशन जेल में उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने आर्थिक सहायता की है, लेकिन वो प्रदेशों को ही करना है, जिसके माध्यम से भी हम कैदियों की संख्या, ऐसे कैदियों की जो कई जुर्मों में जिनको सजा हुई है उनकी सजा कब पूरी होने वाली है, कई लोग सजा पूरी हो जाती है तो उसकी गणना सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, ऐसी सब चीज़ें उपलब्ध होंगी। जो वहाँ की हमारी ज़िले की कमेटी होगी, वो कमेटी में डीएम, एसपी, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट जज और जेल का सुपरिंटेंडेंट शामिल होता है, वो उसको तय करते हैं। चौथी एक व्यवस्था हमने की है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जो जेल के अंदर ऐसे विचाराधीन कैदियों को कानूनी सलाह भी देते हैं। हम वहाँ पर जेल में विधिक क्लिनिक भी चला रहे हैं। इसका उत्तर बहुत विस्तार में है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट में कर रहा हूँ। निःशुल्क कानूनी मदद भी देते हैं। समय हो गया है। जी जी, ठीक है। उसके बाद और भी कई अभी कानून नए आए हैं, उनसे भी मदद मिलेगी, जिसमें जेल की कैदियों की संख्या कम होगी। सप्लीमेंट्री, आपका मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन प्रोजेक्ट, आपका 950 करोड़ रुपया आप दिए हैं। मॉडर्नाइजेशन प्रिजन प्रोजेक्ट में वेस्ट बंगाल को हाउ मेनी फंड अप्रूव? ये हमने जैसे अभी मैंने बताया कि जेलों का प्रबंधन, व्यवस्था, जेलों का निर्माण ये प्रदेश सरकार का काम है, लेकिन हम उनको आधुनिकीकरण करने में, टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने में और दूसरी एडवाइस जारी करने में उनकी हम मदद करते हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार को हम लोगों ने जो जेल मॉडर्नाइजेशन का हमारा है, हमने सभी प्रदेश सरकारों को दिया है। वेस्ट बंगाल को 10 करोड़ रुपया दिया गया है 2023-24 के बजट में। प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण,
मुझे सभा को सूचित करना है कि तेलंगाना के